नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना महामारी से निपटने के बीच तमाम चुनौतियों से भी हमें दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों का इलाज किया जा रहा है, वहीं कुछ लोगों को संक्रमण से रिकवर होने के बाद म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी हो रही है। म्यूकरमाइकोसिस नाम की इस बीमारी को आम भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना से रिकवर लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आए हैं। मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में इसके कुछ मरीज देखे गए हैं और ब्लैक फंगस के कारण कुछ लोगों को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी है। आंखों के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जान पर भी बनी है इस फंगस के कारण। इसलिए देश देशांतर में आज हम कोविड-19 और ब्लैक फंगस की बात करेंगे और इसके बारे में जो तमाम पहलू हैं, चाहे इसके लक्षणों की बात हो, बचाव की बात हो, ट्रीटमेंट की बात हो, अलग-अलग पहलुओं को लेकर आज हम जागरूक होने की कोशिश करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है डॉक्टर विष्णु पानीग्राही, ग्रुप हेड मेडिकल स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस, फोर्टिस हेल्थ केयर। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एंड हेड रेस्पिरेटरी मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर विष्णु भाई पानीग्राही, मैं आप ही से पहले शुरुआत करूंगी। मैं चाहूँ थोड़े बेसिक्स आप इसे इसको लेकर हमें पहले समझाएं। अब हम म्यूकर माइकोसिस की बात करते हैं या कहीं ब्लैक फंगस, ये आखिर है क्या? ये जो बोलते हैं ना फंगल इन्फेक्शन है, जी। ये आमतौर पे आपका मिट्टी में पत्ते में, हम जो कंपोस्ट बोलते हैं, सड़ी हुई लकड़ी जो है वहाँ मोल्ड होते हैं। तो ये वातावरण से एयर से एयरबॉर्न होता है एंड उसी से आके वो इन्फेक्ट करता है। ये ऐसा नहीं है कि नया बीमारी है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। आप याद करिए, जो लॉट ऑफ जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका इम्यूनिटी कम होता है, हम इनको देखते थे। लंग म्यूकोरमाइकोसिस होता था, स्किन में भी अगर कुछ खुराश आ जाता वहीं पे होता था। तो ये होता था पहले। अभी जो कोविड का महामारी आया है, हम लोग देख रहे हैं कि उसका एक कारण है जो डायबिटीज। कल भी हमारा जो नोएडा में जो हॉस्पिटल है, आपके यूपी का है, उसमें एक पेशेंट का सर्जरी हुआ था, ईएनटी का विशेषज्ञ ने किए हैं। उसका फाइनल बायोप्सी आने के बाद पता चलेगा, बट लग रहा है वही है। तो एक अंडरलाइन कॉज हमेशा सबका होता है, वो है डायबिटीज। आप जो महाराष्ट्र का बोल रहे हैं, बिकॉज फोर्टिस का भी 4 हॉस्पिटल मुंबई एरी में है एंड महाराष्ट्र में दिखाया गया कि क्योंकि महाराष्ट्र में पीक पहले आया था, दिल्ली में बाद में आया, यूपी में बाद में, कर्नाटक में अभी आ रहा है। तो महाराष्ट्र में पहले हुआ था बोल के हम लोग उसका अभी ये देख रहे हैं। एंड ये सब जो पेशेंट रिकवर किए हैं उनको हो रहा है। एंड एक कारण है अंडरलाइन डायबिटीज, और एक क्या हो रहा है कि अधिकांश कारण को उनको स्टेरॉइड्स देते हैं, जो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, एंड स्टेरॉइड्स भी ठीक हिसाब से भी यूज नहीं हो रहा है। अच्छा। इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इफ आई कैन पुट इट, थोड़ा मिसयूज भी है उसका। तो स्टेरॉइड्स देखिए, जिसका सैचुरेशन कम नहीं होता है उसको स्टेरॉइड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेरॉइड्स देना है तो 4-5 दिन के बाद जो उसका जो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है, जो आईसीएमआर और एम्स ने ये किया, रोल आउट किया, तो उसी हिसाब से उसी मुताबिक होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि रैंडम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। इवन फर्स्ट डे से फीवर हो गया तो स्टेरॉइड दे दो। अच्छा, जिन लोगों का डायबिटीज है, स्टेरॉइड्स देंगे तो शुगर ऊपर जाता है। तो एज इट इज, जो कोविड में थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होता है, स्टेरॉइड्स देंगे और कम होता है। जिनका डायबिटीज होता है उनका इम्यूनिटी ऐसे भी कम होता है। तो ये सब कारण के लिए अगर बाई चांस आप कहीं घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहने हैं, वो जो वातावरण से आएगा वो एक सोर्स है। जिन लोग घर में भी है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके गए हैं, उन लोग मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन लोग घर में लेटे रहते हैं, मोबाइल नहीं है, नाक ठीक से साफ नहीं करते, म्यूकस कहीं जम गया, तो वो सब ये बहुत सारे कारण है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स और अंडरलाइन कॉज जो होता है डायबिटीज है। ठीक है, तो थोड़ी मोटे तौर पर बातें हमें अभी डॉक्टर पानीग्राही ने बताई हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं और क्लियर होना चाहूंगी इसमें। मैं चाहूंगी आप और चीजों को और साफ करें कि जब हम कोविड-19 की बात करते हैं और ब्लैक फंगस की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच एक तरह से संबंध क्या है, और क्या हर कोविड संक्रमित व्यक्ति को ब्लैक फंगस से एक तरह से कहीं कॉशियस या स्कैर्ड होने की जरूरत है क्या?
देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि जो आपके दर्शक हैं, उनको मैं ये सेंसिटाइज कर दूं कि ये ब्लैक फंगस या फंगस, ये उनके दिमाग में क्या इंप्रेशन है, उनका सोशल बिल्कुल। परसेप्शन क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे घर में पुरानी ब्रेड होती है, 3-4 4-5 दिन पुरानी हो जाए तो उसमें काला काला फंगस लग जाता है। हाँ। हमारे घर में पुरानी मिठाई होती है, उसमें भी फंगस लग जाता है। मेरे ख्याल से हर घर वाला, हर दर्शक ये जानता है कि कहाँ फंगस लगती है, कब फंगस लगती है। सर ने बिल्कुल ठीक बताया कि जो पुरानी सड़ी गली और इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की मिट्टी है, लकड़ी है, या आपकी कोई खाने पीने की चीज है जो पुरानी हो गई है, बासी हो गई है जिसको हम कहते हैं, उसी में फंगस लगता है। क्लियर हो गया? तो ठीक। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनको फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि सबको डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे सर ने कहा कि शुरू में जब कोविड आता है और अगर ऑक्सीजन डिप नहीं हो रहा है, नॉर्मल एमआरए 94 से ऊपर ऑक्सीजन है, तो आपको सिंपल आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन, ये 2 दवाओं का प्रोटोकॉल लेना है जो आईसीएमआर से लेके सबके प्रोटोकॉल में है। यूपी वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने 6 अगस्त 2020 को आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का प्रोटोकॉल माइल्ड केसेस के लिए शुरू किया था। अच्छा है जो शुरुआत हमने की थी, आई वाज द एक्सपर्ट इन दैट कमेटी जिसने ये जियो फ्रेम करवाया था। तो अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश ने जो झंडा पहले आगे उठाया था, अभी पूरे देश ने झंडा उठा रखा है। तो आईसीएमआर और अभी जो लेटेस्ट की गाइडलाइन आई है, उन्होंने भी इसको इंक्लूड किया है। देखिए, स्टेरॉइड का रोल कहाँ शुरू होता है, जब 4-5 दिन गुजर गए, वायरस रेप्लिकेट कर गया और फेफड़े में निमोनिया पैदा हो गया, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया, एक्सुडेशन शुरू हो गया, और अब जरूरत पड़ती है कि भाई स्टेरॉइड की शांत करो, नहीं तो बहुत तूफान आ जाएगा। तूफान को कहते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। तो अब ये साइटोकिन स्टॉर्म ना आ जाए, पूरी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी तूफान आता है उसको हम कहते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। तो ये जो साइटोकिन रिलीज करता है, उससे इन्फ्लेमेशन होता है और पूरी शरीर में जो एक तूफान आ जाता है, वो ना आने पाए, उसको शांत, जैसे आग लग जाती है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। तो ये स्टेरॉइड पानी का काम करता है। और वास्तव में सही बात तो ये है कि अब तो इंटरनेशनल एजेंसी, यूएस की नाइस गाइडलाइन से लेके सबने ही मान लिया है कि जीवन कोविड के सीरियस केसेस का या मॉडरेट केसेस का बच रहा है या तो ऑक्सीजन से या स्टेरॉइड से। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज का आप अगर, जैसा सर ने कहा कि अगर प्री जुडिस यूज करेंगे, जस्टिफाइड ऑप्टिमाइज यूज नहीं करेंगे, तो उसके कोई ना कोई नुकसान भी होंगे। तो जितने केसेस माइल्ड केसेस हैं, आइसोलेशन में रह रहे हैं, होम आइसोलेशन रह रहे हैं, उसमें ब्लैक फंगस नहीं होता है। ब्लैक फंगस कहाँ होता है, स्टोरी कहाँ जाती है, जब अस्पताल में मरीज भर्ती हो जाता है, 9-10 दिन पार हो जाते हैं और उसके बाद आईसीयू में अक्सर मैं कहता हूँ बहुत सारी नलियां लगती है। जैसे ही व्हेन यू एंटर इन द आईसीयू या हॉस्पिटल, तो एक कहाँ नली लगेगी, एक ड्रिप की लगेगी, एक राइस ट्यूब लगेगी, एक कैथेटर लगेगा, एक ये लगेगा, एक इसकी लगेगी, ऑक्सीजन का पाइप लगेगा, वगैरह वगैरह। मैं अक्सर हंसी मजाक में कहता हूँ, भाई अस्पताल में जाओगे तो अस्पताल वाले कुछ अस्पताल के आभूषण आपको पहनाएंगे। ये दीज आर हॉस्पिटल ऑर्नामेंट्स। मैं हंसी मजाक में कहता हूँ कि अस्पताल में आप जाएंगे सो यू विल हैव टू बियर दी हॉस्पिटल ऑर्नामेंट्स। तो जितनी अस्पताल की नलियां हैं, ये सब सोर्स है ब्लैक फंगस का। आप देखिए, ह्यूमिडिफायर से लेके आप कहीं भी नमी है या कोई पाइप है, उसमें सब में फंगल स्पोर्स रहते हैं। दिखते नहीं है लेकिन रहते हैं। अब देखिए, सोर्स से कुछ नहीं होता। सर ने कहा ना कि ये हवा में भी रहता है, पानी में भी रहता है, सीलन में भी रहता है, लकड़ी में भी रहता है, मिट्टी में भी रहता है, सब जगह रहता है। तो इसके रहने से कुछ नहीं होता है, इसके होने से कुछ नहीं होता। हमारी इम्यूनिटी जब खतरनाक लेवल पे नीचे गिर जाती है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी, जब बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो यही एनवायरमेंटल फंगस आक्रामक हो जाता है। मिल गया भैया शिकार इम्यूनिटी का, लो इम्यूनिटी का शिकार मिल गया। कोविड ने और इम्यूनिटी कम कर दी और कोविड ने कहा चोर चोर मौसेरे भाई हैं हम तो दावत उड़ा ही रहे हैं, आओ फंगस भाई तुम भी उड़ाओ। तो ये अब पहले से डायबिटीज है, पहले से कैंसर है, पहले से लिवर डिजीज है, पहले से हार्ट डिजीज है, पहले से अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, अनकंट्रोल्ड सीओपीडी है, या पहले से अनकंट्रोल्ड कोई बीमारी चली आ रही है, अनकंट्रोल्ड, मैं बार बार कह रहा हूं अनकंट्रोल्ड, तो वो इम्यूनिटी पहले से गिरी हुई है। कोविड और आ गया, उसने और इम्यूनिटी गिरा दी। लंबे समय तक हॉस्पिटल में आप भर्ती हैं, दिमाग रूप में सदमा पहुंचा, अरे बाप रे मैं हॉस्पिटल में आ गया, आईसीयू आ गया, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचा गया। और जैसे ही ख्यालात इसमें दिमाग में आते हैं, इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है। तो ये पक्का शिकार हो गया फंगस का। जब बहुत, जैसे हमने कहा ना, ताजा ब्रेड में फंगस नहीं लगती। किस ब्रेड में फंगस लगेगी आपके दर्शकों को बता दूं, जब 4-5 दिन पुरानी हो जाएगी।
तो आपकी इम्यूनिटी जब कमजोर हो चुकी है तो वही फंगस जो एनवायरनमेंट में ऐसे ही रह रहा है, वो आक्रामक हो जाता है, वो हमलावर हो जाता है और वो शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। कहाँ? नाक और साइनस में नुकसान पहुंचा सकता है, आंख में नुकसान पहुंचा सकता है, दिमाग में नुकसान पहुंचा सकता है और फेफड़े में नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपके सिर दर्द हो सकता है, आपकी आंखों में लालपन और खुजली हो सकती है, आपके नाक से पानी निकल सकता है, यहाँ पर दर्द हो सकता है, एक तरफ फेस सुन्न हो सकता है, दर्द हो सकता है, जबड़े में दर्द हो सकता है, दांतों में जी, दर्द हो सकता है, आपको खांसी में खून आ सकता है, सांस बढ़ सकती है, फीवर तेज हो सकता है और तो और आपको एक के बजाय दो दिखने लगते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत देखेंगे, एक के बजाय दो डॉक्टर सूर्यकांत, दो प्रीति जी नजर आएंगे। तो ये ठीक सब है। लक्षण जब आ जाएं तो इसीलिए हम लोगों को खास तौर पर वो मरीज जो पहले से जी, इम्यूनिटी से कंप्रोमाइज्ड है, जी, डायबिटीज से लेके कैंसर वाले सब मरीज और जी, जी, जिनको लंबे समय से अस्पताल की नलियां वलियां लगी हुई हैं, वो जी, खास तौर पे हाई रिस्क पे हैं ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। तो ठीक है। ऐसे लोगों को हम डॉक्टर को भी सजग रहना पड़ेगा, बाकी हाँ। सबको भी सजग रहना पड़ेगा कि कैसे हम जल्दी सस्पेक्ट कर लें, कैसे जल्दी डायग्नोज कर लें और हुँ, या तो इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी से हम ठीक कर लें और या फिर हाँ, सर्जिकल इंटरवेंशन से ठीक कर लें, या तो आई ठीक है, सर्जन को बुला के या न्यूरो सर्जन को बुला के या फिर ईएनटी सर्जन को बुला के। ठीक है। तो और जो इससे जुड़े पहलू हैं आपने बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर पाणिग्राही मैं चाहूँगी और इससे जुड़े पहलू हैं उस पर भी आप थोड़ा हमें बताएँ। लोगों के मन में है दूसरा सवाल कि क्या ये जानलेवा है? ये फेटल है? या ये कंटेजियस है? क्या ये एक से दूसरे में फैल सकता है संक्रमित व्यक्ति से? तो ये भी मोटे तौर पर सवाल हैं। और किन-किन हिस्सों में, शरीर में किन-किन ऐसे अंगों को ये प्रभावित कर सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज होना चाहिए कि ये कंटेजियस नहीं है। ठीक है। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ सबको जानकारी होना चाहिए। हुँ, अच्छा, हुँ। अगर अर्ली डिटेक्शन होता है, ये ट्रीटेबल है। लेकिन लेट हो जाता है, तो जैसे सूर्यकांत जी बोल रहे थे कि कहीं पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो हुँ, ये जो हम लोग यूजुअली होता है, ये साइनस से हो जाके अंदर जाके ब्रेन आँख में जा सकता है, अंदर से ब्रेन में जा सकता है, पैरालिसिस होगा ये। तो ये वो स्टेज तक अगर हम लोग वेट करेंगे, तो उसमें हुँ, जान का खतरा होता है। तो अगर हुँ, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट उसका है, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत बोले हैं कि हुँ, जल्दी जाके उसको आईवी एम्पुटेशन शुरू कर दें एंड उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज करने के बाद सर्जिकल इंटरवेंशन करके उसको निकालना चाहिए। जैसे मैं कल अभी जो बता रहा था, कल कल का हिस्सा है, एक यंग पर्सन जो उसका कोविड से रिकवर कर गया था, दूसरे हॉस्पिटल में था, उसका हुँ, ले आके ईएनटी सर्जन ने ऑपरेशन किया। ठीक-ठाक है, हुँ। पेशेंट अभी बैठा है, हँस रहा है। अभी मैं इवनिंग में आफ्टरनून में उसका ये कर रहा था, उसका जस्ट पूछताछ कर रहा था कैसा है बोल के। एंड इसका संयोग की बात है कि मनोज जी का मैसेज आया कि इसके बारे में बात करना है। सो इट जी। जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो ये है, तो कंटेजियस नहीं है, जान के खतरा है अगर लेट करें। तो हुँ, इसीलिए उसका कुछ-कुछ ये है कि जब अगर नाक नाक में पानी निकल रहा है, रंगीन पानी मैंने काला पानी, ब्राउन पानी, मैंने लाल पानी जो खून का ये होता है, तो तुरंत हुँ, डॉक्टर के पास चले जाना। हुँ। हेडेक होता रहा है, एक साइड का हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, थोड़ा-सा, तो ये सब अगर हो रहा है तो जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। लेट करेंगे तो जान का खतरा है। अच्छा, बिल्कुल। तो यानी सही समय पर लक्षणों को पहचानें और जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करें, तो आप काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं इस बात को दोहराऊँगी, जैसे डॉक्टर पाणिग्राही ने कहा कि ये संक्रमण से नहीं फैलता, यानी एक से दूसरे व्यक्ति को हो जाए, ऐसा नहीं है इसमें। कुछ और बातें अब जो डॉक्टर सूर्यकांत है, उसके बारे में भी बताइए। आपने मोटे तौर पर लक्षण आप दोनों ने बताए हैं। सबसे बड़ा जो सवाल आता है, वो ये आता है कि पहला जब लहर थी, तब हमने ब्लैक फंगस के मामले इतने क्यों नहीं सुने थे और इस लहर में हम देख रहे हैं तो ब्लैक फंगस के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? जी। बिल्कुल ठीक है प्रीति जी। देखिए पहले वेव और दूसरे वेव में हमें अंतर समझना चाहिए। ठीक है। पहली वेव में जो कोविड था वो उसकी इन्फेक्शियसनेस यानी संक्रामकता यानी हुँ, एक मरीज से दूसरे मरीजों में फैलाने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं थी। हुँ, एक बात। दूसरी बात ये है कि इतने लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता था। ठीक इस है। बार हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन इक्वली ज्यादा हो रहा है। इसीलिए मैं हुँ, कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए अपने यहाँ अभी अभी हम लोगों ने नवदुर्गा मनाए हैं। नवदुर्गा में देवी जी के 9 दिन होते हैं।
मैं कहता हूँ 9 दिन पार तो नैया पार। अब 9 दिन के बियॉन्ड जब नैया चली जाती है तो थोड़ी डगमगाने लगती है। तो उसमें ये सब कॉम्प्लिकेशन नजर आते हैं। मैं लोगों को 3 तरह के कॉम्प्लिकेशन से आगाह कराता हूँ। एक, छोटे छोटे थक्के बन जाना, जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं, वो भी इसमें हो जाता है। छोटी छोटी लीक हो जाना फेफड़े से, जिसमें निमोमीडियास्टम या निमोथोरेक्स, लोग कहते हैं ना फेफड़े से थोड़ी एयर लीक कर गई, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो छोटे छोटे थ्रोम्बस बन जाना, निमोमीडियास्टम या निमोथोरेक्स यानी एयर लीक हो जाना, और तीसरा है ब्लैक फंगस हो जाना। हम सभी चिकित्सकों को ये 3 जो मेन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है उनसे जरा नजर रखनी पड़ेगी, किसी तरह नजर से ये ओझल ना होने पाए। और इस बार बहुत लंबा लंबा, अभी देखिए हम लोगों ने सर्च देखी मार्च के एंड में, और अभी भी मैं देख रहा हूं कि जो पेशेंट हम लोगों ने, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ तो लगभग 1000 बेड है, इससे भी ज्यादा बेड हैं कोविड के, और बहुत सारे आईसीयू हैं, 7-7 आईसीयू चला रहे हैं हम लोग। तो हम ये देख रहे हैं कि इवन जो हम लोगों ने अप्रैल के फर्स्ट वीक में अभी पेशेंट भर्ती किए थे, उनमें काफी पेशेंट अभी हम डिस्चार्ज नहीं कर पाए। कई पेशेंट ऐसे हैं जो आईसीयू से फिर ऑक्सीजन बेड से पोस्ट कोविड फैसिलिटी में आए, क्योंकि आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गए। तो आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बाद भी, मतलब वायरस तो चला गया, मर गया, खत्म हो गया, उसके बाद भी उसके जो पोस्ट इफेक्ट है यानी पोस्ट कोविड इफेक्ट है, उसमें ये तीनों चीजें देखी जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कोर्स बहुत प्रोलॉन्ग हो रहा है, और जैसा मैंने कहा कि अस्पताल का कोर्स अगर प्रोलॉन्ग होगा तो ये 3 चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, हमें तीनों को देखना पड़ेगा, और इसीलिए ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और जैसा सर ने कहा कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, शुगर बढ़िया हम कंट्रोल कर लें, अंडरलाइन जो और लंग डिजीज है वो भी हम अच्छा कंट्रोल कर लें, तो हम पेशेंट को बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज यूजुअली 99% केसेस में जो हो रहा है, जिससे पूछो डायबिटीज है, हाँ है, तो सबसे ज्यादा जो हो रहा है डायबिटीज में। अब जब डायबिटीज में हम लंबे समय तक स्टेरॉइड भी देते हैं, तो कहते हैं ना नीम और करेले का कॉम्बिनेशन, तो उसमें हम एक तरफ इंसुलिन देके शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्टेरॉइड बढ़ाने की कोशिश करता है, और तीसरे ये जो डलियां तमाम सारी पड़ी हैं, ये फंगस स्पोर का सोर्स बन जाती हैं, तो बड़ी समस्या बन जाती है। तो कई बार हमें जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, और कई बार हमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ता है। लेकिन एक मैं क्वेश्चन जरूर दे दूं, देखिए स्टेरॉइड और ऑक्सीजन दोनों जान बचाते हैं, लेकिन दोनों का उचित उपयोग किया जाए। कई लोग कहते हैं ऑक्सीजन लगाई नहीं, एक ऑक्सीजन का भी मिसयूज होता है। अब आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा, ऑक्सीजन का मिसयूज क्या हो सकता है। ऑक्सीजन लोग लगाते हैं, सोचते हैं हमारे मरीज की ऑक्सीजन 99-100 रहे, ये गलत। ऑक्सीजन को भाई 94 के ऊपर मत रखिए, नहीं तो जो बॉडी का अपना सिस्टम है ऑक्सीजन को बढ़ाने का, वो भूल जाएगा, वो रिफ्रैक्टरी हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट। तो ये भी नहीं करना। कई लोग लगते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर मिला नहीं, रेगुलेटर घुमाओ घुमाओ घुमाओ, उनको मजा आता है, 99 गई, वाह मेरे मरीज की 99 हो गई, मेरा मरीज बच गया। ये गलत परसेप्शन है, ऐसा मत करिए। आप ऑक्सीजन को 94 ही तक ले जाइए भाई, मैजिक नंबर 94 है, याद रखिए, मैजिक नंबर 94, ना इसके ऊपर रखना ठीक है, ना नीचे जाना ठीक है। और ध्यान रखिए, जहां डॉक्टर अपनी उचित सलाह से स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहा है तो करेगा। ऐसा ना हो कि कल को आप डॉक्टर पे सवाल खड़े करने लग जाएं, अरे साहब आपने स्टेरॉइड इस्तेमाल किया था इसलिए मेरे मरीज को भी। भाई ये तो देखिए, ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो पहले ये तराजू की तरह तौला जाता है कि भाई हम यहाँ पर ये ट्रीटमेंट दें तो इससे मरीज को ज्यादा फायदा होगा, या ट्रीटमेंट ना दें तो, या ट्रीटमेंट से नुकसान ज्यादा होता तो हम ना दें। तो कई बैलेंस करना पड़ता है हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग में, तो बैलेंसिंग रहेगी तो हमको लगता है कि फंगस नहीं होगा। ठीक है, यानी मुख्य तौर पर ये बात है कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं और खास तौर से जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें इस पर ज्यादा ध्यान देना है। अभी क्योंकि ये हुआ है डॉक्टर पनिग्रही कि कई लोगों ने घर पर बैठकर ही, यानी घर पे ही रहकर कोविड को मात दी है, और वहीं उनका जो इलाज है या उपचार है वो चला है। तो इसको लेकर भी क्या कुछ और बातें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप कोमॉर्बिडिटी के अंडर आते हैं और घर पर ही रहकर संक्रमण से जूझ रहे हैं, तो कुछ और ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि आगे जाकर ब्लैक फंगस जैसी चुनौती उनके सामने ना आए? प्रीति जी, आप बहुत अच्छे प्रश्न अभी डाले हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मॉल परसेंटेज हॉस्पिटल में आते हैं, बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में ये करते हैं। तो मेरा विनती है कि कुछ चीज, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत बोले, 94 सैचुरेशन से अगर ऊपर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप भाग दौड़ के ऑक्सीजन लाके, कभी कभी जो ऑक्सीजन लाते हैं वो अगर
ठीक से नहीं होता है, जो ह्यूमिडिफायर से तो देते हैं गंदी होगा, वहीं से फंगस आ जाएगा, ठीक है। हाँ। तो 94 का रूल जो है वो फॉलो करना है। और एक चीज होता है, हम लोग बोलते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट आप सैचुरेशन ले लिए, उसके बाद 6 मिनट चलिए अपने घर में, दौड़ना नहीं बोल रहा, चलिए। अगर उसके बाद अगर सैचुरेशन ज्यादा डिप करेगा, नीचे आएगा, तो तुरंत आपका जो नियरेस्ट डॉक्टर है उससे सलाह करिए। मेरा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ बिकॉज हम तो हॉस्पिटल चला रहे हैं। मैं इससे पहले भी लास्ट ईयर में भुवनेश्वर में था, इसे गवर्नमेंट के साथ 1000 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मैनेज कर रहा था दिल्ली वापस आने के से। तो होम आइसोलेशन में बहुत सारे लोग अपने आप दवाई ये ले लेते हैं, बिकॉज सब आजकल डॉक्टर गूगल है, सब डॉक्टर गूगल है, वो देख के उसको सोच लेते हैं कि ये है, ये लगा देते हैं स्टेरॉइड्स। एंड जो आप अभी पूछ रहे थे सूर्यकांत जी को कि पिछले बार इसलिए अब की बार, बिकॉज अभी जो लिटरेचर निकला है, दो चीज जैसे डॉक्टर सूर्यकांत बोले, ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स, ये आवश्यकता है, ये बचा रहा है, लेकिन सही इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये जो डॉक्टर गूगल जो घूम रहे हैं हमारे घर में, सबका घर में, मेरा घर में भी है डॉक्टर गूगल, वो लोग अपने आप ले लेते, फिर बाद में जब गड़बड़ होता है फिर फोन करके पूछते हैं। तो इन लोग स्टेरॉइड जल्दी शुरू कर लेते हैं, ऑक्सीजन अननेसेसरली, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा विनती है कि आप 94 का सैचुरेशन से ऊपर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। टेम्परेचर देखिए, 6 मिनट का वॉक करके देखिए, ऑक्सीजन अगर डिप नहीं कर रहा है तो आप ठीक ठाक है। जो ICMR WHO का अपना जो हेल्थ केयर का फैमिली वेलफेयर का गाइडलाइंस निकला है, जैसे डॉक्टर साहब बोले कि आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और हम लोग जो जिंक और विटामिन सी देते हैं, ये चलिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो दवाई ठीक से नहीं खा के बिना डॉक्टर को मैंने ठीक सही समय पे उनको उनके पास सलाह नहीं लेने से ये दिक्कत हो रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब एक जो दूसरी बात है डॉक्टर सूर्यकांत, मैं चाहूंगी कि क्या ऐसा भी कोई टाइम पीरियड है कि हम कोविड के संक्रमण से जो आम लोगों की भी बात कर रही हूँ और जो कोमॉर्बिडिटी वाले उनकी भी बात कर रही हूँ, कि कोविड का संक्रमण से ठीक हुए हमें मान लीजिए 14 दिन, 15 दिन या 1 महीना गुजर गया है और अब तक हमें ब्लैक फंगस जैसी कोई शिकायत नहीं आई है, तो अब हम इससे सेफ हैं, क्या ऐसा कोई टाइम है? और दूसरा मैं चाहूंगी ट्रीटमेंट को लेकर भी आप थोड़ा हमें बताएं, ट्रीटमेंट किस तरह से, क्योंकि ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा मामलों में सुनने को मिल रहा है, आंख निकालनी पड़ गई हमें, ये सुनने को मिल रहा है, तो इसको लेकर क्या ट्रीटमेंट है और कब हम माने कि अब हम ब्लैक फंगस से सेफ हैं, कितने दिनों बाद संक्रमण के? देखिए, एक तो हम ये बता दें कि मान लीजिए 94 से नीचे ऑक्सीजन आ रही है और आप होम आइसोलेशन में हैं, मान लीजिए फैमिली फिजिशियन से कहा और उसने कहा कि नहीं स्टेरॉइड ले लो, तो मेरा ये मानना है कि 5 दिन तक आप स्टेरॉइड ले सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा आपको स्टेरॉइड की जरूरत पड़ी तो भाई स्पेशलिस्ट या हॉस्पिटल की सलाह से ही लें, इतना तो कम से कम करें, क्योंकि 5 दिन के यूज से अगर ऑक्सीजन 94 नीचे है या और डिप कर रही है तो इससे कोई ब्लैक फंगस नहीं हो जाए। दूसरा, सर ने कहा अगर आप ऑक्सीजन सपोर्ट घर पे दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन जहां से लाए थे तो उसको जरा सैनिटाइज अच्छी तरह से कर लीजिए। ऐसा ना हो कि उसमें ऑलरेडी गंदगी हो और उसी से फंगस चले जाएं, स्पोर्स और ग्रो करने लगे। ये दो एहतियात तो घर पे रख लें। 5 दिन से ज्यादा घर पे स्टेरॉइड नहीं, अस्पताल या एक्सपर्ट की सलाह लें और ऑक्सीजन जो दें वो साफ सुथरी दें और ऑक्सीजन का भी मिसयूज ना करें। तो स्टेरॉइड का भी मिसयूज नहीं होगा घर पे और ऑक्सीजन का भी मिसयूज नहीं होगा। 94 से ज्यादा ऑक्सीजन मत रखिए, ये नहीं कि रेगुलेटर को ऐंठ के और बढ़ा के और 99 पहुंचा रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा, जैसा पांडगिरी सर ने कहा कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी आता है, लाइपोफिलिक फॉर्म में और अच्छा आता है, तो अगर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा, और साथ में अंडरलाइंग डिजीज जो भी डायबिटीज या एचओ उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अब ये नौबत आ गई कि वो एग्रेसिव हो गया फंगस और उसने, जैसे दीमक कुतर जाती ना आपकी लकड़ी को, फर्नीचर को, उस तरह उसने कुतर दिया। तो भाई कुतरे हुए, अब उतने खराब हो गया उतना हिस्सा, तो उसको तो काट के निकालना ही पड़ेगा। तो शुरू में जब इन्वेजिव स्टेज है, जब केवल मल्टीप्लिकेशन कर रहा है फंगस, उसी स्टेज में अगर डायग्नोज हो गई, जैसे नाक से काला पानी आ गया, उसमें आ गई हेडेक और इन सब छोटे छोटे जो लक्षण बताए गए अभी, या खांसी में ब्लड आ गया, इस तरह के लक्षण में ही अगर मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो बड़ी आसानी से उसको कंट्रोल किया जाता है। बाद में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, दीमक जो है वो किसी तरह से काट लेती है फर्नीचर के आपको, उसी तरह ये नुकसान पहुंचा देता है।
और जब ये नुकसान पहुंचा देता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर हमें सपोर्टिव सर्जरी भी करनी पड़ती है। अब सर्जरी अगर साइनस और नाक में ये फंगस ग्रो कर रहा है और वहां नुकसान कर रहा है तो ईएनटी सर्जन करेगा, आंख में कर रहा है तो ईएनटी आई का सर्जन करेगा। तो इनकी भी हेल्थ और इनकी बराबर ओपिनियन ले लेनी चाहिए। मतलब फिर एक डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, फिर आपको मल्टी स्पेशलिटी न्यूरो फिजिशियन से भी राय लेनी है, आंख के डॉक्टर से भी राय लेनी है, ईएनटी वाले डॉक्टर से भी राय लेनी है और एक टीम बना के इलाज करना पड़ता है। अब दूसरी बात आपने कही कि क्या गारंटी है कि 2 हफ्ते गुजर गए या जैसे मैंने कहा 9 दिन पार तो नैया पार, तो पहले के 9 दिन बड़े सेफ होते हैं यूजुअली, जो 9 दिन में ठीक हो गया उसकी तो नैया पार हो गई। लेकिन अब समस्या ये आती है कि कई बार वो स्टेरॉइड हाई डोज में चल गया और शुगर भी कंट्रोल नहीं रही और धीरे धीरे स्टेरॉइड टेपरिंग आ रहा है लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बाद में भी यानी पोस्ट कोविड बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं, 2-3 पेशेंट तो इस समय चल ही रहे हैं कि जिनका वायरस भी नेगेटिव हो गया, आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गया और आईसीयू से भी निकल आए, उससे भी निकल आए। अब जब लोग आरटीपीसीआर नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग एक फैसिलिटी होती है जहां पर पोस्ट कोविड फैसिलिटी कहते हैं। यानी फिर हम सोचते हैं कि भाई ये आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गया तो इसे पॉजिटिव मरीज के साथ हम क्यों रखें, तो हम पोस्ट कोविड फैसिलिटी में इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो पोस्ट कोविड फैसिलिटी में भी अचानक ऑक्सीजन डिप हो जाना या खांसी से खून आ जाना, ये सब लक्षण हो जा रहे हैं और ये भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा गारंटी नहीं है, जब तक आप बिल्कुल ठीक ना हो जाएं, डॉक्टर आपको डिक्लेयर ना कर दे, तब तक ये थोड़ी सी आशंका बनी रहती है कि आप ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस से पीड़ित हो सकते हैं। हाँ, यानी सिम्टम्स पे तब भी ध्यान रखना है, इसे लेकर जागरूक रहना है। अब एक बात और मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर पनिग्राही कि कोरोना वैक्सीन आई, कोमॉर्बिडिटी जिन्हें है उन्हें प्राथमिकता दी गई कि वो पहले लगाएं, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है हम जानते हैं उनके लिए ज्यादा खतरा है ब्लैक फंगस को लेकर। तो क्या अब तक कोई ऐसी स्टडी हुई है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों में स्थिति बिगड़ी नहीं है, ब्लैक फंगस की स्टेज नहीं आई है? क्या वैक्सीन को लेकर कोई संबंध अभी तक स्थापित हुआ है या इसे लेकर अभी और अध्ययन की जरूरत है? वैक्सीन और ब्लैक फंगस के साथ कुछ ताल्लुकात नहीं है। ठीक है। वैक्सीन दे रहे हैं आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेजर हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ, ये दो। और कोई भी वैक्सीन 100% गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, कोविड नहीं होगा। अगर भी होगा माइल्ड फॉर्म में होगा, जैसे आप नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता है ऐसा करके होगा, सर्दी जुकाम होके छूट जाएगा। जो ब्लैक फंगस जो जैसे हम लोग अभी आलोचना कर रहे हैं, ये डायबिटीज, स्टेरॉइड्स, लो इम्यूनिटी, स्टेरॉइड्स 5 दिन 10 दिन से ज्यादा देने का, ये सब उसके कारण ब्लैक फंगस होता है। और एक मैं सब लोगों को ये देना चाहता हूँ कि जो घर में हैं प्लीज आप जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं देखिए कि अगर वो सब पाइप वगैरह सब साफ है नहीं है, उसको ठीक से करिए। बिकॉज कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में उसको ऑक्सीजन चला देते हैं, वो जो ह्यूमिडिफायर जो बोलते हैं पानी के थ्रू से ऑक्सीजन, वो साफ नहीं होता है, वो गंदा रहता है। ये सब नहीं, तो हम लोग भी जो हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हैं, हम लोग का भी अभी जो ये है कि आप रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, चेक करना चाहिए जितना ट्यूबिंग्स है, तो ये सब देखना है बिकॉज सोर्स इसी से आएगा। तो इम्यूनिटी तो है, डायबिटीज है, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो गया, बट जो बोलते हैं ना कंट्रोल द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स क्या होता है, जो आपका जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो सामान, वो सही सलामत होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत डायरेक्टली बोल रहे थे, तो ये बहुत जरूरी है। तो मेरा एक्चुअली होम आइसोलेशन जिन लोग घर में रहते हैं ना, उनको बहुत इंपॉर्टेंट ये मैंने मैसेज देना है, प्लीज 94 है एक ये 6 मिनट वॉक, ज्यादा दिन फीवर होगा 94 से कम चल रहा है, डॉक्टर को ये करिए, और अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो सही सलामत से साफ करके साफ वातावरण में ये करिए। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है। डॉक्टर विष्णु पाणिग्राही, डॉक्टर सूर्यकांत, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर है कि कोरोना की चुनौती से हम दो चार तो हो ही रहे हैं, इस बीच ब्लैक फंगस की समस्या से भी कुछ लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, और इसे लेकर अब यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सतर्कता और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता को बढ़ाया जाए और जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो बढ़ने से रोके जाएं। इसीलिए हमारी भी ये कोशिश है कि इसे लेकर जो छोटे छोटे पहलू हैं उनको आपके सामने रखा जाए ताकि समय पर इसके शुरुआती लक्षणों को पहचाना जाए और इससे बचा जा सके।
इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और लगातार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए। नमस्कार।